पेजेश्कियान के इस्तीफे का तेहरान ने खंडन किया है, कहा विदेशी नेटवर्क ने फैलाई अफवाह। तो देखिए इस खबर का खंडन भी किया गया है। और कौन खंडन कर रहा है? पेजेश्कियान खंडन कर रहे हैं, इस्तीफे की खबर का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेशी नेटवर्क ने यह अफवाह फैलाई है। तो एक तरीके से अब दूसरी खबर जो आई है उसको अगर उस पर विश्वास करें तो पेजेश्कियान कह रहे हैं कि ये खबर बाहर से इन्फ्यूज की गई है, ये खबर फैलाई गई है, इसका कोई आधार नहीं है, ये खबर गलत है, इस्तीफे की खबर गलत है, मतभेद की सारी ये सूचनाएं पश्चिम के द्वारा फैलाई जा रही हैं, इनका कोई आधार नहीं है। तो ईरान में आपसी टकराव की वजह क्या है, ये समझ लेते हैं। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आईआरजीसी का क्या दावा है, कूटनीति से समाधान निकाला जाए, ये सरकार की तरफ से शुरू से कहा गया। तो आईआरजीसी संवर्धित यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे, ये लगातार कहा जा रहा है। किसी भी तरह युद्ध को टाल दिया जाए, सरकार की ये अपील। तो आईआरजीसी युद्ध जारी रखने और जवाबी कार्रवाई के पक्ष में है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण हो, इस पर अडिग है आईआरजीसी। अब मतभेद इसलिए भी क्योंकि युद्ध से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, ये सरकार का मानना है। तो आईआरजीसी का मानना है कि जंग से पहले अर्थव्यवस्था क्यों नहीं सुधरी। मनीषा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, अब ईरान की जो बातचीत है अमेरिका के साथ इस वॉर में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईआरजीसी की ताकत ने उसके नेगोशिएशन पावर को बढ़ाया है, लेकिन आईआरजीसी की बढ़ती ताकत, युद्ध को लेकर उसका कमिटमेंट सबसे ज्यादा क्या ईरान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है भविष्य के लिए, या फिर अमेरिका और इजराइल के लिए यह हार्मफुल है, या फिर अरब कंट्रीज के लिए हार्मफुल है? ये बढ़ती ताकत, आईआरजीसी की बढ़ती मान्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, ये क्या संकेत दे रही है अगर ये जंग लंबी चलनी है तो? देखिए, ईरान के मौजूदा सिस्टम में आईआरजीसी पहले भी ताकतवर थी। आप सोचिए कि आईआरजीसी अपने देश की सेना से ज्यादा ताकतवर थी। आईआरजीसी संगठन के पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सब थे। और उसके बाद आईआरजीसी के लिए कमांडर इन चीफ ईरान के राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर थे, यानी कि वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते थे, उस संस्था को जिसे ईरान के राष्ट्रपति भी रिपोर्ट करते थे। तो वैसी स्थिति में ईरान के राष्ट्रपति या ईरान के किसी और पॉलिटिकल सिस्टम के लीडरशिप को अगर ये लगता है कि आईआरजीसी उनके नीचे काम करे, क्योंकि अब ईरान के जो उस समय के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई थे वो अब नहीं रहे, तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए बेमानी थी। क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति हमेशा से एक मुखौटा का पद था, उसका काम था सिर्फ पॉलिटिकल एंगेजमेंट करना, बट एक्चुअल पावर उनके पास नहीं होती थी। तो इसी वजह से, और खासकर तब जबकि अब युद्ध का समय है, तो युद्ध के दरमियान तो किसी भी नॉर्मल देश में भी जो सेना है वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है बजाय सिविलियन लीडरशिप की। तो आईआरजीसी हर हालत में प्रभावशाली होती। हाँ, ये बात जरूर है कि पेजेश्कियान की असली मुसीबत आईआरजीसी से नहीं, पेजेश्कियान की असली मुसीबत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो कुछ और लीडरशिप हैं, मसलन कि ईरान के संसद के स्पीकर कालीबाफ हैं या विदेश मंत्री अरागची हैं, वो इनकी तुलना में ज्यादा प्रभावी दिखे क्योंकि उनकी आईआरजीसी के साथ ज्यादा करीबी संबंध थे। तो इस वजह से उनमें यह छटपटाहट है। और आप देखें भी तो पिछले 2-3-4 हफ्ते में मसूद पेजेश्कियान बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका में नहीं दिखते हैं, बस सिवाय सिर्फ इसके कि एक बार वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर से 2 घंटा मिलकर आए थे, इसके अलावा उनका कहीं कोई रोल नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ईरान के नए लीडर के तौर पर कालीबाफ को ज्यादा भाव दे रहे हैं बजाय पेजेश्कियान के। तो पेजेश्कियान की कुर्सी डगमगाई हुई है, इसीलिए इस तरह की बातें आ रही है। जहां तक रहा सवाल आईआरजीसी का, तो ईरान में पहले भी उनका कंट्रोल था, आज भी है। और अगर ईरान जिस भी रूप में सरवाइव करता है इस मौजूदा रिजीम में, तो आईआरजीसी दिनों दिन और प्रभावशाली होता रहेगा। बिल्कुल मनीष, और ऐसे आसार भी दिख रहे हैं और बयान भी इससे जुड़े अब सामने आ रहे हैं।